श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान हमारे आज के इस कार्यक्रम में मेहमान हैं अभिनेता राजेश जैस जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग स्किल सीखी है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ऑनरेरी डॉक्टरेट की है आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स में, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में मेंबर हैं। अगर कंपैरेटिवली नई फिल्मों की बात करें तो सोनू के टीटू की स्वीटी, रब ने बना दी जोड़ी, रॉकेट सिंह, एयरलिफ्ट, राजी, लाइफ पार्टनर, मिसिंग, एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है आपकी फिल्मों की। तो राजेश जी, आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में मेहमान हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं को, राजेश जैस का प्यार भरा नमस्कार। तो बातचीत शुरू करते हैं। राजेश जी, हमने ये देखा कि आप रांची को बिलोंग करते हैं, जी हाँ। तो आपके नाम में राजेश जैस है, तो एक उत्तर प्रदेश में भी जगह है, तो पहले लगा कि आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि रांची में ही आप वहीं पले बढ़े, तो रांची शहर की कुछ यादें तो हैं ही हैं, आपने वहाँ से सारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहीं से पूरी करी है आपने, तो वहाँ शहर की कुछ खास ऐसी याद है जो आप शेयर करना चाहेंगे? रांची में चूंकि बॉर्न ब्रॉट अप वहीं हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही हुआ, कॉलेज तक वहीं रहा रांची में। तो रांची के साथ इतनी अच्छी, इतनी मीठी, इतनी मधुर यादें जुड़ी हुई हैं जो ताज़ ज़िंदगी चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाऊँ वो कभी निकल नहीं सकता। एंड आई चेरिश दैट मेमोरीज। और उन मेमोरीज में नेचुरली प्रेमचंद जी समाये हुए हैं। प्रेमचंद जी इसलिए समाये हुए हैं कि जो प्रेमचंद जी की राइटिंग थी, सीधे सरल, गांव खलिहान में एक सामाजिक परिवेश की बात करते थे, उसके तहत कुछ मैसेज आता था सामाजिक चीज़ों की, तो वो सब हमें मिला। मतलब हम भी स्कूल जाते थे तो नदी क्रॉस करना पड़ता था, तालाब के बगल से गुजरते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि तालाब में घुसे तो सारा दिन तालाब में कमल ककड़ी खा रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं। मतलब सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता कि वो तालाब का ही पानी पी लेता था मैं। फिर रास्ते में खेत खलिहान पड़ते थे, वहाँ कोई गाजर का खेत मिला तो सब टूट पड़े बच्चे, पूरा दिन गाजर ही खा रहे हैं। टमाटर मिला टमाटर ही खा रहे हैं, मटर पे पड़े तो मटर ही खा रहे हैं। कहीं गन्ने का खेत मिला तो गन्ने पे पड़ गए। और खुराफाती तो बहुत थे, शरारती बहुत रहे। तो वहाँ हमारे यहाँ चूंकि सीढ़ीदार खेती होती है जी। तो उसमें गीतू मछली होती है छोटी सी, तो गीतू मछली भी पकड़ते थे हाथ लगा के, हाथ का जाली बना के, और पॉकेट में हमेशा नमक और मिर्ची हमेशा रेडी रहता था। तो जिसको हमें बाद में पता लगा कि उसको आज के डेट में बारबेक्यू बोलते हैं, तो हम अपना वहीं लकड़ी उकड़ी जला के वहीं अपना मछली खा लेते थे। तो बच्चों की तो वैसे भी चंचल प्रकृति होती ही है, और बचपने की बात करी, प्रेमचंद जी की बात की, तो यानी साहित्यिक रुझान आपका बचपन से ही था। और घर में क्या कुछ ऐसा माहौल था जो आपका रुझान इस तरफ रहा? घर में ऐसा था कि मैं बहुत लिबर्टी थे मुझे। मतलब मुझ पर इतना भरोसा था कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं था कि कहाँ जा रहे हो, कितने बजे लौटोगे। जो उनको पता था जो भी कर रहा होगा सही कर रहा होगा, क्योंकि बचपन से ही देशभक्ति की भावना बड़ी कूट कूट के भरी थी। और चूंकि स्कूल में स्काउट ज्वाइन कर लिया था, एनसीसी ज्वाइन कर लिया था, तो और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसी में पूरा, मतलब 24/7, मतलब मेरा पूरा टाइम उसी में जाता था। या तो क्लासिकल सीख रहा हूँगा, या फिर कविता की प्रैक्टिस कर रहा हूँगा, गाने गा रहा हूँगा, या फिर किसी ऑर्केस्ट्रा में, बैंड में लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँगा। तो इस तरह की चीज़ें करता हुआ पाया जाता था, तो बिल्कुल निश्चिंत था, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था कि कहाँ जाना, क्या करना। सो बिकॉज ऑफ दैट लिबर्टी आई कुड डू सो मेनी थिंग्स इन दैट माई चाइल्डहुड। तो बहुत सारे फैकल्टीज ट्राई किए। जी, तो बहुत सारी विधाओं की आपने बात कर ली, बहुत सा जिक्र कर लिया, और एनसीसी कैडेट की बात करी, जी हाँ। तो उसमें तो काफ़ी डिसिप्लिन रहता है, और आपको उसमें खास स्काउट का जैसे कि हमने पढ़ा कि पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने भी आपको सम्मानित किया था। और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ग्लाइडिंग, एरो मॉडलिंग, गन शूटिंग हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लगती हैं, आपने करी। इनमें से आपको अच्छा, मतलब प्रेफरेंस में अगर आप बात करें तो सबसे पसंदीदा कौन सा था? देखिए, जैसा कि हमारे भारतीय समाज में होता है, जो पिताजी करते हैं बेटा भी वही करने का प्रयास करता है। पिताजी डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर बनने का प्रयास करता है। तो मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो नेचुरली वो यूनिफॉर्म में फ़ोटो देखा हुआ तो कहीं ना कहीं शायद जेनेटिकली मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हुआ। तो जब स्कूल में पहुंचा, एनसीसी का दौर शुरू हुआ, स्काउट का दौर शुरू हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता था यूनिफॉर्म देखना, यूनिफॉर्म पहनना, परेड करना, सलामी देना। तो वो डिसिप्लिन मुझे शुरू से भाया है, और वो डिसिप्लिन आज तक मेंटेन कर रहा हूँ, चाहे मैं जी। एक्टर हूँ फिर भी। और एक्टिंग में भी डिसिप्लिन तो चाहिए होती है, तो वो डिसिप्लिन मुझे पूरी ज़िंदगी काम आता रहा। तो जबकि एक्टर बनने का नहीं सोचा था मैंने, तो मुझे लगा था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, फाइटर पायलट बनूंगा। वो 71 का वॉर की यादें मुझे जुड़ी हुई हैं, जबकि वो रात में सायरन बजता था, सब लाइटें ऑफ करनी पड़ती थी, तो वो थ्रिल अंदर था। तो मुझे लगता था देश की सेवा करनी है और फाइटर प्लेन उड़ाना है, बॉम्ब बरसाने हैं। तो इसलिए मैं फाइटर एयर पायलट भी बनना चाहता था। तो एनसीसी में जी जान से लगा हुआ था, उसकी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, एरो मॉडलिंग करता था, ग्लाइडिंग करता था। तो ग्लाइडर
उड़ाना रांची एयरपोर्ट पे, मैंने पहली बार जॉयस्टिक आपके हाथ में आना, आप मैन्यूवर कर रहे हो एक एयरक्राफ्ट को और आप नीचे देखते हो पहली बार और कीड़े मकोड़ों की तरह लोग छोटे 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 दिखते हैं, वो जो फीलिंग है जी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, इतनी हेवनली फीलिंग आती है। तब मुझे लगा कि कितना पावर मेरे हाथ में। तो एक वो चीज़ थी। दूसरा स्काउट था। स्काउट में जिस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई गई, उन सबको जो सीखा मैंने, तो वो आज भी मेरे साथ है। जैसा कहते हैं ज्ञान, आप कोई भी ज्ञान लें, वो ज्ञान आपके साथ जाता है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, वो कहीं ना कहीं काम आएगा, या आपकी एसेट है, कोई चोरी नहीं कर सकता। तो उन सबको समेटे हुए अंदर ये था कि उस सबको मैंने अपनी यात्रा में एक कड़ी के रूप में यूज़ किया। चाहे क्लासिकल सीखने की बात हो, चाहे एनसीसी करने की बात हो, या स्काउट में जाने की बात हो। तो एनसीसी में भी पराकाष्ठा पे पहुंचा, जो जो उसके एकदम टॉप के कोर्स होते थे वहाँ तक पहुंचा। सिलेक्शन होता था नेचुरली, उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ता था, कॉम्पिटिटिव होना पड़ता था। उसके अलावा स्काउट में भी जो उसकी पराकाष्ठा थी, राष्ट्रपति स्काउट, वो भी हुआ। तो वो सब गेन करते हुए एक कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता जा रहा था। नेचुरली कोई भी स्टूडेंट जब कॉलेज में होता है, वो जो उम्र होती है, हम सभी उस उम्र से गुजरे हुए हैं, जी। 16 17 18 19 20 साल में, कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ एंकर करेंगे लाइफ में, व्हाट यू आर एट बेस्ट, आपका फोटे क्या है। तो वी ऑल कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो मैं भी उसी तरह ट्राई कर रहा था। अच्छा, जो ट्राई कर रहा था सब में मज़ा आ रहा था, और मतलब पूरे 100% देता था, और मैं अच्छा भी कर रहा था। शायद जर्नलिज्म में घुसा, जर्नलिज्म में कुछ पत्रकारिता करने लगा तो उसमें भी अच्छा ही लिख रहा था, क्लासिकल गाने लगा तो उसमें भी ठीक ही हो रहा था, सब कुछ ठीक ठीक हो रहा था। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल लेयर दर लेयर बढ़ता जा रहा था। तो मुझे लगा कि चलो सही जा रहा हूँ। फिर कॉलेज में पहुंचा, जहाँ इस क्षेत्र में आने की शुरुआत हुई, वो फिर एक अलग मोड़ था। कॉलेज का लेवल था। जी हाँ। तो डिसिप्लिन तो खासतौर से आपके व्यक्तित्व में भी दिखाई दे रहा है। आप जो सुबह का जो डिसिप्लिन है, मतलब जल्दी उठना, थोड़ी एक्सरसाइज, और वो सब भी आप दिख रहा है कि आप वो भी मेंटेन करते ही हैं। जी हाँ। और रांची शहर की बात हो रही है, बचपन की बात हो रही है, युवावस्था की बात भी हुई, तो युवावाणी कार्यक्रम में आप आकाशवाणी में भी जुड़े, तो वो रांची में ही था? जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो रांची में जाना शुरू किया मैंने जब बहुत छोटा था। स्कूल में बाल सभा कार्यक्रम होता था सुबह 9 बजे। तो ओह, तो उसमें हरी बचपन में ही आप जुड़ चुके थे। उसमें एक हरीश अंकल जी हुआ करते थे। हाँ, हाँ। तो वो पहली बार जब रेडियो स्टेशन के अंदर घुसा मेन गेट से, तो वो जो फीलिंग है मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा था मैं कितना प्रिविलेज्ड हूँ। बल्कि मैं आपको बताऊं, बड़ा फनी लगेगा कि गेट पे थोड़ी देर खड़ा रहा। जब पास बना अंदर जाने के लिए, हाँ, हाँ। तो मेन गेट पे थोड़ी देर खड़ा होकर बाहर देखता रहा कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, मेरे जान पहचान वाले, कि देखो मैं अंदर घुस रहा हूँ ऑल इंडिया रेडियो के गेट से अंदर। फिर उस स्टूडियो में जाना, अंदर का पूरा वो एटमॉस्फेयर, सन्नाटा, अजीब सी एक ठंड, एक अलग सी महक, उस एम्बियंस को अभी मैंने यहाँ एंटर करते हुए इतने दशकों बाद, जी। मेरे ख्याल से 3.5 दशक के बाद शायद, या 4 दशक हो गए, अभी मैंने महसूस किया, और वो भी बम्बई में इस विविध भारती के स्टूडियो में आते हुए। और मैं अभी तक सेटल नहीं हो पाया हूँ। मुझे बड़ा एक झटका सा लगा कि वो यादें, वो जो महक थी, उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वो रेफरेंस मेरे पास है। जी, जी। तो स्टूडियो के अंदर की जो गरिमा, जो डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस, और उसमें मैंने अपनी बात रखना डिसिप्लिन के तहत, तो सारी चीज़ें एकदम से फिर से ताज़ा हो रिलीव गई। कर रहा हूँ मैं उसको। तो बाल सभा आपने बताया हाँ, तो बचपन से युवाणी जुड़े। भी मैंने ज्वाइन किया। जी। युवाणी थोड़ा जब बड़ा हो गया, मैंने कॉलेज में था तब, तो 6 प्रोग्राम मिलते थे, शायद वही आज भी है। महीने के 6 प्रोग्राम आप कर सकते हैं। जी, जी। तो एक प्रोग्राम का 50 रुपया मिलता था, तो 300 रुपये गारंटीड था कि महीने में यहाँ से आ जाएगा। तो ये दो तो चीज़ें रहीं। कुछ आपने कुछ ट्रांसलेशन भी किया, हमने देखा था डॉक्यूमेंट्री का किसी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, जब एनएसडी से निकला पास आउट होके, तो एनएसडी में चूंकि आपको फर्स्ट ईयर में जनरल कोर्स होता है, यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, लाइट, मेकअप, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, आरी भी चलाना है, एक्टिंग भी सीखनी, डायरेक्शन, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव होता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है डायरेक्शन, एक्टिंग या स्टेज क्राफ्ट में। तो जब पास आउट होके निकला, तो नेचुरली अब आप अनएम्प्लॉयड हो, और आपको दिल्ली जैसे महानगर में अपना खर्चा भी निकालना है। तो नेचुरली जो भी मिलता जा रहा करता जा रहा हूँ। मेकअप का काम मिला, मेकअप कर लिया, कॉस्ट्यूम करना, कॉस्ट्यूम कर लिया, राइटिंग मिली, राइटिंग कर लिया। तो ऑल इंडिया रेडियो में, चूंकि वहाँ रांची से मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया था अपना बी हाई का, तो यहाँ भी प्रोग्राम करता था दिल्ली में, ऑल इंडिया रेडियो में नाटक में पार्टिसिपेट करता था। और यहाँ रेडियो स्टेशन जाने के दौरान एक काम मिला कि मैरिलिन मोनरो पे एक डॉक्यूमेंट्री बननी है, तो उसको ट्रांसलेट करना है। तो मैंने कर लूँगा, तो वो करके दिया। फिर वहाँ उन्होंने ब्रॉडकास्ट भी किया। तो रांची शहर की बात हो गई, आपकी बाल अवस्था की बात हो गई, युवावस्था की भी बात हो गई, रांची शहर से जुड़ी हुई। तो कार्यक्रम आज के मेहमान में हमारे मेहमान हैं राजेश जैस जी। राजेश जी, बात हो रही थी, आपने ट्रांसफ़र अपना जो बिहाई का है ड्रामा का, वो दिल्ली करवा लिया, और थिएटर आपने एनएसडी तभी ज्वाइन किया? एनएसडी
के दौरान ही मैंने अपना बिहाई रांची से दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया, ताकि दिल्ली में भी प्रोग्राम करता रहूं। फिर 88 टू 91 का सेशन था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। 91 पास आउट होने के बाद फिर वहीं दिल्ली में थिएटर करता रहा, बाहर भी चला गया पढ़ाने थिएटर। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फेलोशिप फॉर पीएचडी एंड लेक्चरशिप, वो भी मैंने क्लियर कर लिया, क्योंकि इरादा ये था कि एनएसडी से निकलने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का कार्यक्रम रखूंगा और शाम को थिएटर करूंगा, इसलिए वो क्लियर कर लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ थिएटर वगैरह करते थे, तो सौरभ शुक्ला, मनोज बाजपेयी, इरफान खान यहाँ आ चुके थे, तिग्मांशु धूलिया वगैरह सब वो बैंडिट क्वीन वो लोग कर चुके थे, तो वो लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो वो सीधे मतलब सौरभ शुक्ला मेरे कमरे में आ गए टिकट लेके फ्रंटियर की, कि 2:20 की फ्रंटियर बम्बई जा रही है। तो मैंने कहा जा रही होगी, ऐसे क्या खास बात है, डेली जाती है, बहुत सारी ट्रेनें जाती है। नहीं, आज वाली खास है। मैंने क्यों खास है? इसमें राजेश जैस जा रहा है। मैंने अरे वाह, मैं जा रहा हूँ आज की ट्रेन, ये 10:30 बजे की बात है सुबह, कि 2:20 को राजेश जैस मुंबई जा रहा है, मुझे ही नहीं पता। तो मैंने किसने डिसाइड किया? बोला ये सारे दोस्त हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। तब मैं सीरियस हुआ, उसी समय बोरिया बिस्तर बांधा, पकड़ लिया। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात पे अभी थोड़ा सा रुकते हैं। वहाँ पर आपने एंट्री ली। एंट्री जाहिर है आसान तो नहीं होती, टेस्ट होता है नेशनल लेवल का। आपका जो हुनर है वो युवा अवस्था तक एक लेवल पर आ गया था। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने एक्टिंग का विधिवत कोर्स किया। माना जाता है कि शक्लो सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभिनेता बनने में, और आपने एक्टिंग स्किल्स सीखी। तो आप क्या बताएंगे, क्या इम्पोर्टेंट है शक्लो सूरत? या स्किल्स तो नेचुरली ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ शक्लो सूरत है और एक्टिंग का कुछ भी ABCD नहीं पता है, तो ये तो हमें भी इल्म है कि वो सफल तो नहीं हो सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि शक्लो सूरत की इम्पोर्टेंस कितनी है, और स्किल्स जो है ड्रामेटिक स्किल्स या जो भी आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो आपने सीखा एक एजुकेशन के तौर पे, तो उसकी कितनी ज़रूरत है? कि कोई, हम उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं जो आते हैं यहाँ पे अभिनेता बनने, एक्टर बनने, और सिर्फ अच्छी शक्ल है तो बस ट्रेन का टिकट कटाया और चले आए। तो आपको क्या लगता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ शक्ल सूरत है तो आप मुंबई चले आएँ, या पहले अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए? नहीं, ये तो गलत फहमियाँ बहुत पहले हुआ करती थी, आज से 20-25 साल पहले तक। मेरे ख्याल से अब सभी लोग वाकिफ़ हो गए इस बात से कि ये परफॉर्मेंस, योर एजुकेशन, एवरीथिंग काउंट्स इन योर एक्टिंग स्किल, और कोई भी किसी भी विधा में जाते हैं तो एनएसडी के हमारे बहुत सीनियर, जैसे ओमपुरी जी हुए, नसीरुद्दीन शाह हुए, पंकज कपूर हुए, इन लोगों की परफॉर्मेंसेज में देखता रहा बचपन से ही, तो वो समझ में आता था कि ये लोग रियल एक्टर हैं। ऐसे मन में फीलिंग आती थी, ये लोग रियल एक्टर हैं, ये सही सिनेमा है, और इससे मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ, ना कि उन फुलझड़ी दूसरे रंग की फिल्में जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाता था, जो थोड़े फेरी टेल जैसे होते थे जी। तो मेरे लिए वो ये लोग डेमी गॉड बन गए, आज भी हैं ये लोग। एनएसडी आपको स्किल सिखाता है, आप किसी विधा में जा रहे हैं तो उसका क्राफ्ट सिखाता है। मैंने अब इस तरह का सवाल है कि इसमें एक्टिंग पे बात करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ। कि दिलीप कुमार जी किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं है, अमिताभ बच्चन किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं है, लेकिन वो लोग मास्टर एक्टर हैं। जन्मजात तो होता ही है, लेकिन एक होती है हॉनिंग योर स्किल, जो किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी काम के लिए कुछ गुर सीखना पड़ता है। ये तो टेक्निकल एरिया है, कैमरा है, लाइट है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। एक कंपोजिट आर्ट है और एग्जिबिटरी आर्ट है। तो कंपोजिट आर्ट है तो बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तारतम्य में बिठा के फिर आपको परफॉर्मेंस देनी है, और अगर उनके साथ अच्छा तारतम्य में बिठा पाया और फिर अपनी परफॉर्मेंस को अपने साथ में उनके साथ अटैच किया, तो सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और तब एक प्रोडक्ट अच्छा बनता है। इसलिए आपको अपने स्किल हॉन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, वो आपका टाइम सेव करेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो प्रैक्टिस से भी हो सकता है। तो एनएसडी का मतलब प्रभाव दिखने लगा था पूरे हिंदुस्तान को उतने सालों में, अच्छे अच्छे एक्टरों को देखकर। एनएसडी से निकलने के बाद जैसे मुंबई आया, तो उस दौरान हमारे कुछ एक्टर्स, जैसे आप नवाजुद्दीन की बात कर लें, इरफान खान की बात कर लें, पंकज जी, पंकज कपूर, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, बहुत सारे लोग, ये कन्वेंशनली वैसे गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस से लोहा मनवाया कि ये अच्छे एक्टर्स हैं, और पूरा वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है अभी, बिकॉज इंटरनेट की वजह से हमारा ग्लोबल एक्सपोजर हुआ है। हमें तमाम अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आज के युवा को, सभी लोगों को, और एक क्लिक पे आपको अवेलेबल है बेस्ट ऑफ फिल्म, बेस्ट ऑफ वेब सीरीज, बेस्ट ऑफ टेली सीरीज। तो उसमें आप एक ग्लोबल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एक हाई क्लास, एकदम उच्चतम कोटि के आप परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। तो अब उनसे कॉम्पीट करने की मजबूरी आ गई हमारे मार्केट में भी, इसलिए अब हमारा कंटेंट भी चेंज हुआ, क्योंकि ग्लोबल कंटेंट से कॉम्पीट करना है, परफॉर्मेंस का लेवल चेंज हुआ, और टोटल जो मेकिंग है, फिल्म मेकिंग, वो चेंज हुई। उस चेंज होने के ट्रांजिशन में ही, प्रोसेस में ही, एनएसडी
FTII, सरफेसाई, यहाँ पे भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ, इन सब के एक्टर जो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, इनकी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि इनकी जो काम करने में समग्रता है, जो संजीदगी है, वो शायद अनट्रेंड लोगों में उतनी ना हो। जी हो भी सकती है, लेकिन इनमें तो शर्तियाँ रहती ही हैं। इसलिए कंटेंट भी बदला, ज़्यादा रियलिस्टिक हुआ, ज़्यादा कन्विंसिंग हुआ, और अपने आसपास की कहानियाँ ज़्यादा इंक्लूड हुई। लोकेशन भी शिफ्ट हुए, बजाय कि सिर्फ मुंबई में स्टूडियो लगा के मेरठ में शूट करना है तो मेरठ का यहाँ स्टूडियो लगा दिया फिल्म सिटी में, ऐसा ना हो के मेरठ जा रहे हैं शूट करने ताकि वहाँ के एक्चुअल वाइब को पकड़ें। अब मेरठ जा रहे हैं शूटिंग करने तो नेचुरली वहीं की कहानी है, वो होगी शायद, तो वहाँ की कहानी है तो क्यों ना वहीं के एक्टर को लिया जाए, वो एक्टर जो मुंबई में है या ट्रेंड है या वहाँ मिल जाते हैं। अब वहाँ की कहानी कहने के लिए अब अगर वहीं का डायरेक्टर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बिल्कुल। तो वहाँ के भी कुछ डायरेक्टर होंगे मुंबई में। तो इस तरह से रियलिज्म को घोल घोल के अब डाला जाने लगा है, जो कि अप्रिशिएट हो रहा है। सो ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। पूरा आप पिछले 25 सालों के पहले की फिल्म और बाद की फिल्म वेब सीरीज सब देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा, विच इज़ फॉर गुड फॉर एवरीवन आई थिंक। तो खासतौर से फिल्मों में आना है, थिएटर में आना है, तो स्किल्स तो डेवलप ही करनी पड़ेगी। हमने इसलिए भी कहा क्योंकि जैसे गीत संगीत के लिए, गाने के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म्स से लोगों को पता लग जाता है कि हाँ हम इस लेवल पे हैं। कई बार ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जो सा भी नहीं लगा पाते हैं सही से, लेकिन वहाँ पे पता लग जाता है कि हाँ हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन थिएटर में या फिल्म में काम करने में उनको एकदम से कुछ आइडिया नहीं हो पाता है। तो खैर आपने उसको विस्तार से बताया। हम जैसे आपने बताया कि आपने यूजीसी में फेलोशिप भी प्राप्त की, आप लेक्चरशिप, प्रोफेसरशिप की तरफ जा सकते थे, लेकिन उसके बाद आपने एड फिल्म्स में भी काम किया जो कि बिल्कुल अलग तरह का काम था। आपने उसमें ढाला होगा अपने आप को, तो जो चेंज था आपको उसमें कुछ मुश्किल आई क्या? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइंडसेट शायद मेरा ऐसा था। मैंने देखिए जिस दौरान हम बड़े हुए, मतलब वो बेरोजगारी का ज़माना था बहुत ज़्यादा, जब हम कॉलेज में थे जी। तो हम रेलवे का भी एग्ज़ाम देते थे, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देते थे, जो जहाँ 4 दोस्त भर रहे हैं फॉर्म हमने भी भरना है। एसएससी का भी एग्ज़ाम देना, ऑल इंडिया रेडियो का निकला उसमें भी भर, अच्छा ऑल इंडिया रेडियो का भी भरा था मैंने, उसमें ट्राइबल लैंग्वेज में अनाउंसर की पोस्ट निकली थी और रांची में ही मैंने भरा था और मेरा हो गया था। हाँ। अब मज़े की बात, वो ट्राइबल लैंग्वेज की पोस्ट थी और एक नॉन ट्राइबल का होना, तो उसमें थोड़ी सी बाद में समस्या आई कि बाद में कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं ज्वाइन कर लेता, वहीं रह जाता। तो फिर वहाँ से बाहर निकल आया। एनीवेज, तो जैसे शास्त्रीय संगीत में भी था, जर्नलिज्म भी किया, रांची एक्सप्रेस में लिखता था। फिर मेरा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बार कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट में भी हो गया, रांची में रहते हुए। फिर लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए भरा टेरिटोरियल आर्मी में, उसमें भी हो गया, लेटर भी आ गया। ये सब चलता रहा। तो ये सब खुराफात मैं करता रहता था, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो मेरी शादी हुई और शादी के बाद कुछ ऐसा संयोग बना कि कोई काम नहीं थे 3 महीने तक। मैं घर पे ही था, बम्बई में ही था, और बारिश का मौसम था, तो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट निकली। तो देखा तो मैंने कहा पुणे में एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, तो निकलने के लिए मचल रहा था, लोनावाला खंडाला की तरफ से होके जाना पड़ता पुणे। तो मैं वाइफ से पूछा भर दूँ, भर दीजिए। तो वो भर दिया, जाके फिर पुणे चला गया, रिटन एग्जाम दिया। कुछ तैयारी कुछ भी नहीं की थी, लेकिन वो क्लियर कर गया। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, जीडी ओडी सब क्लियर हो गया, फिर वो लेटर आ गया। लेकिन तब तक शूटिंग शुरू हो चुकी थी, तो वो ज्वाइन नहीं किया। तो कहने का मतलब कि ये सारे काम करता रहता था, पैरेलल दूसरी चीजें भी हिट करता रहता था। अब उसकी कई वजह थी। एक तो इनसिक्योरिटी भी कि कहाँ एंकर करना लाइफ में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैंकिंग का भी भर दिया, एसएससी भी भर दिया, रेलवे का निकला उसमें भी भर दिया। ये सब हम करते थे। मैंने आजकल शायद लोग ना करें, बहुत ही अर्जुन की आंख की तरह एक प्रोफेशन को देख के वो लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे टाइम ऐसा नहीं था, तो इसलिए करना पड़ता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि आपकी तैयारी हो जाती है रिटन एग्जाम की। जी बिल्कुल। इंटरव्यूज के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो। पत्रकारिता करता ही था, तो न्यूज से, समसामयिक विषयों से अपना सरोकार रहता ही था। तो इंटरव्यू में और क्या पूछा जाता है, यही सब चीजें देखते हैं। बिल्कुल। और इतनी जगहों पर आपका सिलेक्शन हुआ, तो निश्चित तौर से ये बात तो क्लियर है कि आप पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे पे थे, तभी तो क्लियर कर रहे थे। अव्वल की बात ऐसी है कि अव्वल तो खैर मैं क्या कहूँ, नहीं कह सकता, लेकिन हम मुझे अगर टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अगर बात करें तो 60% से ऊपर कभी नहीं आया। बट आई नो कि मैं शायद प्रैक्टिकली मैं ज़्यादा शायद डायनामिक रहा हूँ। जैसे कि IIMC में एक बार भरा मैंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी जर्नलिज्म, NSD के साथ साथ वहाँ भी भरा था। तो जब रिजल्ट आया तो देखा रिजल्ट में मेरा नाम नहीं, एंड आई कुडंट बिलीव दिस।
ऐसा हो ही नहीं सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना अच्छा लिखा था, इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। तो फिर उसके बगल में दूसरी लिस्ट लगी थी, उस पर नजर गई तो देखा उसमें टॉप में नाम था, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश जर्नलिज्म वालों की लिस्ट थी। तो मुझे लगा कुछ क्लरिकल मिस्टेक हुआ होगा, तो मैं एडमिन में गया, मैंने बताने के लिए कि भैया कुछ मिस्टेक हो गया, उसको ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू कहाँ दिया था? मैंने कहा 203 रूम नंबर में। बोले वहाँ तो इंग्लिश वालों का चल रहा था इंटरव्यू, तो आपने कौन सी जबान में इंटरव्यू दिया? मैंने कहा भाई साहब मैं रांची से पहली बार निकला हूँ, इट्स लाइक गोइंग टू लंदन, मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने कौन सी लैंग्वेज में जवाब दिया, लेकिन इतना पता है कि जो वो पूछ रहे थे एकदम बुल्स आई में जवाब दे रहा था मैं, और वो भी कन्विंस हो रहे थे, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था, और बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा था। तो मुझे याद नहीं है मैंने हिंदी में जवाब दिया या इंग्लिश में, इतनी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ठीक आप इंग्लिश में हो ही गया तो ले लीजिए। मैंने ये कहा बात तो स्पष्ट ही है कि दोनों लैंग्वेज पर आपका कमांड था, तभी हुआ। शायद पता नहीं कैसे हो गया। हालांकि मैं म्यूनसिपल स्कूल का पढ़ा हूँ पूरी जिंदगी। म्यूनसिपैलिटी स्कूल भी मैंने ऐसे जिसमें खिड़की दरवाजे होते ही नहीं थे, खाली उसका होल होता था, छप्पर टूटे हुए उस तरह के, और अपना बोरा लेके जाना, स्लेट भी लेके जाना। बिल्कुल। तो ये एक उदाहरण है उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्कूल या म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं, खास बात है, मेहनत की बात है, और मेहनत के साथ डिसिप्लिन की बात। तो एड फिल्म्स के बाद सीधे आप फिल्मों की तरफ मुखातिब हुए कि बीच में कोई और पड़ाव भी था? देखिए एक्टर हैं तो एक्टिंग की विधा के लिए अभी बहुत सारे फैकल्टीज खुल गए। अभी देखिए रेडियो जॉकी का भी नया प्रोफेशन आ गया। तो ये एग्जिबिटरी आर्ट है, चाहे रेडियो हो, ड्रामा हो, वेब सीरीज हो, कॉरपोरेट फिल्म हो, नाटक हो, जो मिल जाए है तो काम एक्टिंग का ही। थोड़ी थोड़ी शायद विधाएं फ़र्क होती हैं। जैसे मैं अभी सभी कुछ करता हूँ, मैं अभी प्ले भी करता हूँ, एक मुगल आजम नाम का म्यूजिकल ब्रॉडवे है, वो करता हूँ, उसमें देश विदेश रहता है शोज़ काफ़ी, वो करता हूँ, वेब सीरीज़ करता हूँ, टेलीविज़न तो अभी मैंने सीरियल्स छोड़ दिया, 7 साल हो गए। लेकिन जब भी जहाँ भी एक्टिंग का काम आता है वो करता हूँ। रेडियो से रिलेटेड भी आता है, कई बार वॉइस ओवर भी कुछ करना हो तो वो भी करता हूँ। तो वो इसलिए करता हूँ कि अपने अंदर के एक्टर को चमकाते रहूं, उसकी प्रैक्टिस। हमारा प्रोफेशन तो इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रियाज रियाज और रियाज। गाने वाले हो, नृत्य करने वाले हो, आर्किटेक्ट हो, पेंटर हो, एक्टर हो, हमारा तो काम ही है रियाज करना। तो जितना ज़्यादा रियाज होगा उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी, उतने ज़्यादा हम चमकेंगे। नहीं करेंगे तो फिर वो जंग लग जाएगा। तो धारावाहिकों की आपने बात की कि आपने 7 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन जो टेलीविज़न सीरियल्स थे, हमें याद आता है शांति में तो खासतौर से हमने देखा, तो उसका एक अलग मज़ा है। आपने वहाँ शुरुआत करी, लेकिन अब क्योंकि फिल्मों की बात शुरू हो चुकी है तो पीछे नहीं जाते, आगे जाते हैं। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान, और हमारे आज के मेहमान हैं राजेश जैस जी। तो बात फिल्मों तक आ चुकी थी, और फिल्मों की अगर बात करें तो शायद आप 1995 में पहली फिल्म आई थी, इसी के आसपास शुरुआत हुई थी। जी हाँ, 97 में एक्चुअली। 97 ओ डार्लिंग ये है इंडिया, केतन मेहता की फिल्म थी, और शाहरुख खान, दीपा साई थे उसमें। तो वो मेरी पहली फिल्म थी मुंबई में। मुंबई में पहली फिल्म थी। हालांकि उसके बाद आपने काफ़ी सफ़र तय किया है, बहुत सी फिल्में हैं, और उन सारी फिल्मों के बारे में तो जानकारी हासिल नहीं की जा सकती इतने थोड़े समय में। लेकिन रब ने बना दी जोड़ी में आपने खन्ना जी का रोल किया, और खन्ना जी का रोल था, शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा लीड में थे। तो उस फिल्म के कुछ अनुभव हमें बता सकते हैं, या फिल्म में खन्ना साहब का रोल क्या था एग्जैक्टली? वो शाहरुख के कुलीग थे जी। पंजाब पावर हाउस में। तो कुलीग जैसे होते हैं, मज़े लेते हैं, किसी किसी की शादी नहीं हुई है, किसी का इश्क चल रहा है, तो वो जो खिंचातानी होती है दोस्त यारों में, उस तरह का पूरा माहौल था, वो सेटअप था। उनका कहीं इश्क परवान चढ़ रहा था तो नेचुरली वो आदमी छुपाता है, लेकिन कुलीग जो है सूंघ रहे होते हैं हाँ, कि कहाँ कुछ हिली गाड़ी। वो निकाल ही लेते हैं। हाँ, निकाल ही लेते हैं, और उसमें मज़े भी लेते हैं, उनको पार्टियाँ लेनी होती है। तो वो सब माहौल में उस तरह का उनको एक चुलबुला सा दोस्त चाहिए था, जो थोड़ा पेपीनेस हो, जो थोड़ा पेपी करके रखे सीन को। तो उस तरह का कैरेक्टर था मेरा। हालांकि उसके बाद भी और 2-3 जगह और भी काम किया साथ में। तो उस फिल्म का एक्सपीरियंस, मतलब ये कहूँगा कि शाहरुख खान बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। मतलब सीन को वो खुद भी थोड़ा एलिवेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने आइसोलेशन में नहीं करते कि अपना करके निकल गए, पूरे सीन को रचने की कोशिश करते हैं, मतलब सबके साथ कलेक्टिवली जो भी और को एक्टर्स हैं। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद बहुत सारी फिल्मों, जैसे आपने कुछ नाम भी लिया, नहीं, शाहरुख खान साहब की बात करी, अक्षय कुमार जी से के साथ भी काम किया आपने, हाँ और यंग आलिया भट्ट के साथ भी आपने काम किया। हाँ कहीं हमने पढ़ा कि आपने लिखा कि आपको यंग एक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा आता है। हाँ, यंग एक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा इसलिए आता है कि इनका अप्रोच डिफरेंट होता है हमारे अप्रोच से। हम ओल्ड स्कूल के ठहरे, हम अपने ढंग से काम को अप्रोच करते हैं, अपने ढंग से फ्लोर पे आते हैं या डायलॉग्स पे काम करते हैं या फिर सीन पे। उनका
थोड़ा अलग होता है। एक तो उनमें से कई विदेशों से पढ़ के आए होते एक्टिंग, या फिर इनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, इनका अपना बैकग्राउंड है, अपना रेफरेंस पॉइंट है, जो कि हमसे अलहदा है। हमारे रेफरेंस पॉइंट अलग है। हम गांव, छोटे शहर, कस्बों से निकल के आए हैं, तो एक कैरेक्टर को करने के जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट हैं, बहुत रियल हैं। ये लोग जो रोल करते हैं नेचुरली वो प्रीमियम लीग के रोल करते हैं, मेन लीड्स करते हैं। तो मेन लीड वो थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का कैरेक्टर होता है। उसमें वो इंग्लिश दां होते हैं, एक्सेंट वाली अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं, या फिर बड़े घर के होते हैं। तो हम लोग नॉर्मली, मेरे जैसा एक्टर कोई कैरेक्टर ही करता है, या तो हीरोइन का फादर होगा, हीरो का फादर होगा, या फिर बैंक मैनेजर होगा, या फिर कोई ऑफिशियल होगा। तो हम दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जनरेशन भी अलग है, ये टाइम भी बदला हुआ है, हमारी ट्रेनिंग अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है। उनको कंबाइन करके एक अच्छे प्रोडक्ट में तब्दील करना, ये थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, शायद वो भी सीखते होंगे, आई डोंट नो। जैसे लेटेस्ट अभी फिल्म रिलीज हुई इंदू की जवानी, जिसमें कियारा आडवाणी हीरोइन है, मैं उनका पिता हूँ। वो गाजियाबाद की कहानी है, चुलबुली से लड़की है। अब वो आज की जो समस्याएं हैं यूथ की, उससे वो जूझ रही है। इससे पहले राजी हुई थी, राजी में आलिया के साथ सीन है। आलिया अब ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं, अलग ढंग की वो हैं। अभी एक फिल्म की छोरी, उसमें 4 ही कैरेक्टर हैं, प्रिंसिपल कैरेक्टर। नुसरत भरूचा, जो सोनू की टीटू की स्वीटी में मेरी बेटी बनी थी, वही छोरी में भी है, मेन छोरी वो है। और मैं और मीता वशिष्ठ हस्बैंड वाइफ बने, और छोरी के ऑपोजिट एक उसका हस्बैंड है। तो ये 4 लोगों पर मेन है कहानी, आने वाली है अभी। तो ऐसे जो न्यू जनरेशन के एक्टर्स हैं, इनके साथ काम करके और अपने आप को मैं रिच महसूस करता हूँ, एनरिचमेंट बढ़ती है। क्योंकि जब मैं अपने समकालीन एक्टरों के साथ काम करता हूँ, कंटेम्प्रेरीज के साथ, तो हमें पता हो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। कई बार मुझे मालूम होता है, उनके एक्शन रिएक्शंस पता होते हैं। लेकिन ये नए लोगों के साथ काम करता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। मतलब आप नए लोगों से भी सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, और एडाप्टेबल रहना पड़ता है, और मुझे अच्छा लगता है एडाप्टेबल रहना, क्योंकि मैं भी अनप्रडिक्टेबल होऊंगा ना फिर रिएक्शन में, कि मेरी भी जो रिएक्शंस आएंगे, परफॉर्मेंस आएगा, उसमें थोड़ी फ्रेशनेस आएगी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू से दिस लाइन। सो मैं आई टेक इट इन माई स्ट्राइड। तो बहुत ही अच्छी एक खास बात है, ये मतलब छोटों से भी निकाल लेना, और बड़ों से तो खैर आप काम कर ही रहे हैं। तो जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके साथ तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी ही है और होगी ही। और आपने बताया कि आलिया भट्ट जैसी यंगस्टर, उनके साथ भी तो जब बात होती है, तो आपने तो फादर का रोल भी कर लिया, आपने बताया। मैंने दादा भी कर लिया है। तो ये जो यंग एक्टर्स हैं, तो जब सेट पे होते हैं, हालांकि हर फील्ड का एक रहता है कि जैसे जर्नलिज्म में है तो सब एक टीम होता है, तो फिल्मों में भी जो यंग एज के एक्टर्स हैं वो भी एक टीम के ही तौर पे काम करते होंगे। वहाँ पर कोई उम्र और उसकी बात तो हमें नहीं लगता आती होगी, क्या कहते हैं? हाँ, नहीं वैसे तो नहीं आता, लेकिन हाँ एक कई बार अदब देखने को मिलती है। जैसे रॉकेट सिंह सेल्समैन कर रहा था रणवीर कपूर के साथ, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे बात। वो ली स्ट्रासबर्ग से एक्टिंग सीख के आए हुए हैं, हमारे साथ में ही सीन थे। तो मैं देखता था कि रणवीर कपूर अगर बैठे हुए हैं, मैं वहाँ आया, तो जब तक मैं नहीं बैठूंगा तब तक वो नहीं बैठेंगे। वो खड़े हो जाएंगे, चेयर ऑफर करेंगे, दूसरी चेयर आ जाएगी, फिर बैठेंगे। तो ये अदब, ये तहजीब मुझे बहुत ही अनयूजुअल लगी आज के यंगस्टर्स के हिसाब से। मे भी शायद बिकॉज वो एक ऐसी फैमिली, ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं कि उन्हें शायद ये बात बताई गई होगी कि जो पुरानिया लोग हैं उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करो। तो ये अच्छी बात थी। वैसे ही बाकी एक्ट्रेसेस में भी हैं, लेकिन हाँ ये है कि जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड है यू। अब यू में तू, तुम, आप, हमारे तो 3-4 वेरिएशंस हैं, बिल्कुल। यू में है नहीं। तो ये जो यूथ है, इन यूथ के पास, मैं उसको कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है उनके पास कि वो यू बोलते हैं। मैं डायरेक्टर को आप ही बोलूँगा, चाहे मुझसे आधी उम्र का हो। ये अदब ने सिखाया है, हमारी नाटक या स्कूल या ट्रेनिंग का पार्ट है। हम आप ही निकलेगा। कल को शायद मेरा बेटा भी डायरेक्टर बनो तो शायद मेरे मुंह से आप ही निकले, मुझे शंका इस बात की। तो लेकिन ये जो है नए बच्चे, डायरेक्टर अगर 50, 60, 65 का भी है, तो इनको मैं यू बोलते देखा। तुम नहीं, हिंदी में नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में यू बोलेंगे। तो जो थिएटर है वहाँ की खासियत है, और खासतौर से जो पुराना थिएटर अगर हम बात करें, जो एक वहाँ पे क्या डेडिकेशन रहता था, एक इबादत के तौर पे भी थिएटर को देखा जाता था। और आज भी हालांकि स्कूल चल रहे हैं और उसमें सिर्फ कमाई की बात नहीं होती, डेडिकेशन से थिएटर को करते हैं लोग। तो फिल्मों की बात चल रही थी, अदब की बात आपने करी। गांधी द महात्मा एक फिल्म आपने की, उसमें लीड रोल में आप थे। जी हाँ। गांधी। तो वैसे तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, इतने महान व्यक्तित्व को आपने पर्दे पर उतारा। तो जो और फिल्में बनी हैं महात्मा गांधी पे, बापू पे, और आपने जो फिल्म की आप लीड में थे, तो इसमें इस फिल्म में क्या अलग था उन पिक्चरों से? ये बहुत यूनिक है ये फिल्म।
गांधी द महात्मा ये बनी 2010 में। पोर्ट ब्लेयर में इनके राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो उनका कॉल आया कि हम आपको सोच रहे हैं इस रोल के लिए, तो मुझे लगा मैंने उनको कहा शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी इस रोल को शायद कर पाऊंगा या कोई रिजेम्बलेंस हो इस तरह से। लेकिन आपने बोला कोई रिजेम्बलेंस हो, लेकिन रिजेम्बल तो आप कर रहे हैं बिल्कुल, उस गेटअप में या उस भूमिका में बिल्कुल फिट दिख रहे हैं। हाँ, मतलब दूर दूर तक कभी मैंने सोचा नहीं था, और अचानक से कोई ऐसा कॉल आता है तो शायद मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए मेरा वो नेचुरल रिएक्शन था। आई सेड कि यू टेक योर ओन टाइम, आई थिंक जब आप कन्विंस हो जाइएगा तब फिर मुझे बताइए। बोले कि नहीं, आई एम कन्विंस्ड, दैट्स द रीजन आई कॉल्ड यू। तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ी, फिर स्क्रिप्ट देखा। जब वन लाइनर वाज द मोस्ट कैची थिंग अबाउट दैट, कि वो एक फैंटेसी है कि गांधी जी जिंदा हैं जी। और मैं गांधी जी हूँ, और मुझे ही इस बात को एडवोकेट करना 4 बच्चों के साथ। 4 बच्चे जो वो मना रहे हैं 30 जनवरी के गांधी जी की मृत्यु हो गई है, उस पर भाषण चल रहा है स्कूल में, और मैं आई हैपन टू मीट हिम। वो कहीं समंदर किनारे आते हैं और मुझसे मिलते हैं। अब वो समझते हैं कि मैं जो है किसी एनुअल फंक्शन से निकला हूँ और अब मैं कॉस्ट्यूम मेकअप निकाला नहीं है और ऐसे आ गया घूमने, तो चिढ़ा रहे हैं मुझे कि अरे मेकअप नहीं निकाला है जैसे। मैंने कहा मैं रियल गांधी जी हूँ। बोले अरे कौन से गांधी जी? तो मैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी। तो मुझे थोड़ा चिढ़ सी होती है, गुस्सा आता है। मैंने कहा नहीं, गांधी जी नहीं मरे हैं। तो उस बात को प्रूफ करने के ऊपर पूरी फिल्म है। फिर मैं उन बच्चों को साथ में लेकर घूमता हूँ पोर्ट ब्लेयर में, उनको दिखाता हूँ कि देखो गांधी जी कैसे जिंदा हैं। तो वो तथ्यों के आधार पे कि देखो ये घटना घट रही है, ये घटना घट रही है, ये है गांधीइज्म जी। कोई गिर गया सड़क पे, कोई कोढ़ का मरीज है सड़क पे पड़ा हुआ, खाने को नहीं है, तो कुछ लोग जाके उसको मदद कर रहे हैं। ये है मानवता, ये मानवता इज गांधीज्म। दिस इज हाउ आई प्रूव माई पॉइंट। तो गांधी जी तो वैसे भी प्रेरणा स्रोत हैं हमारे देश के लिए भी, विदेशों के लिए भी हैं।